हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना तैगी प्लेटफॉर्म में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे, परिवार आपका बेहतर और उमदा होगा। तो साथियों, आज हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं सीडीपी के ऐसे 30 प्रश्न जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। यानी कि 15 प्रश्न आपके रहेंगे पेडागोजी के और 15 प्रश्न रहेंगे आपके कॉन्सेप्ट के, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप यहाँ से कितना सीखे और कितना हेल्प मिला आपको और कितना आपका सही गया। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना रुके। बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है, बहुत ही कम समय में हम इस वीडियो को जल्दी से कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न छोटा है लेकिन कि ये आपके 1 नंबर यहाँ से स्कोर होते हैं और 1 नंबर कट भी जाते हैं। तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई जब भी पूछा जाए तब आप क्या लगाएंगे? तो आप लगाएंगे बी ऑप्शन को लॉक कि स्वनिम। ठीक है, क्या लगाएंगे? स्वनिम लगाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी रूपिम या फिर वाक्य नहीं लगाएंगे। भाषा में अर्थ की जब सब छोटी इकाई पूछा जाए तब आप क्या लगाएंगे? स्वनिम लगाएंगे। क्लियर? प्रश्न नंबर 2 है कि जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डॉट डॉट अवस्था में है। यानी कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 4 अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्थाएं कौन सी होती हैं? तो संवेदीगामी अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था जो होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है कितना? 2 से 7 वर्ष। और तीसरा आपका होता है 7 से 11 वर्ष और 11 से ऊपर। ठीक है, यानी कि संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? 2 से 7 वर्ष की बात की जा रही है। तो 2 से 7 वर्ष में बच्चा कैसा होगा? यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा। ये विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 3 है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने, अति संवेदनशील की बात की जा रही है यहाँ कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। क्वेश्चन क्या? निगेटिव आंसर क्या चाहिए? निगेटिव चाहिए कि संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए ऐसा कौन सा उदाहरण है कि जो अच्छा तरीका नहीं है, उपयुक्त तरीका नहीं है। तो लॉक करिए एक कार्य को छोटे छोटे खंडों में तोड़ना। अगर आप किसी कार्य को, अगर बच्चा बड़ा शब्द है नहीं पढ़ पा रहा है, अगर उसको आप छोटे छोटे खंडों में तोड़ दोगे तो वो क्या करेगा? पढ़ लेगा ना। तो एक आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना भाई। आपको चाहिए क्या? निगेटिव चाहिए। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, बिल्कुल अधिगम के आप कई तरीकों की पेशकश कर दीजिए। बिल्कुल बच्चा, ये क्या पॉजिटिव है। हमें चाहिए क्या? निगेटिव चाहिए। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, अगर दैनिक पूछा जाए, दैनिक गतिविधियाँ पूछा जाए, जब गतिविधि की बात आ जाए, कहीं भी आपका गतिविधि दी जाए, हस्तपरक कौशल दिया जाए, तो समझ लीजिए पॉजिटिव आंसर है। उसे आप डी ऑप्शन लॉक कर दीजिए, क्योंकि जो डी ऑप्शन है वही निगेटिव है। हमें चाहिए क्या? निगेटिव चाहिए कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का वर्डन नहीं आना चाहिए, बोझ नहीं देना है बच्चों के ऊपर। अगर बोझ की जहाँ पर बात की जाती है आप तुरंत उसको निगेटिव में लॉक करिएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 4 है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। सही क्रम बहुत बार पूछा जाता है और आप लोग बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करते हो सही क्रम में। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें क्या है? मूल्यांकन से शुरू है, इसको आप काट दीजिए। ये क्या? मूल्यांकन से शुरू हुए और इसको काट दिए। सबसे पहले क्या किसी चीज़ का आप मूल्यांकन करते हो क्या? करते हो क्या? नहीं करते हो ना। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके अंदर अगर किसी चीज़ को सीखते हो, अधिगम हो गया, तो सबसे पहले ज्ञान, उस ज्ञान को इकट्ठा करते हो। आपके पास जो ज्ञान आता है, कुछ भी आप किसी का अनुकरण किए, किसी का नकल किए, अगर वो अपने में समाहित किए तो वो क्या होता है? आपका ज्ञान आता है। तो आपको ए और डी में देखना है कि कौन सा विकल्प सही है। अगर आपके पास ज्ञान आया, आपने कुछ सीखा, सीडीपी आप पढ़ रहे हो, सीडीपी से आपने कुछ सीखा, कुछ ज्ञान आपके अंदर आया, तो आप उसका क्या सबसे पहले प्रयोग करोगे क्या? प्रयोग करोगे क्या? नहीं ना। इस विकल्पों को भी आप काट दीजिए। यानी कि ये ऑप्शन आपका गया। आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन। कैसे?
अगर आपके पास ज्ञान आया, सबसे पहले ज्ञान आएगा, ज्ञान के बाद उसको बोध करोगे, आपको बोध होगा कि हमने सीखा कि नहीं सीखा, सेटिस्फाइड होंगे उस चीज़ से, संतुष्टि आपको मिलेगी कि हम सीखे, अपने उसको बोध करोगे, और बोध जिसको बोलते हैं। उसके बाद आप उसका प्रयोग करोगे, फिर विश्लेषण करोगे, संश्लेषण करोगे, छानबीन करोगे, संश्लेषण करोगे यानी छानबीन करोगे। उसके बाद लास्ट में क्या करोगे भैया, उसका मूल्यांकन लास्ट में ही करोगे ना कि कितना यहाँ से हमने सही किया। ठीक, तो जब भी अनुपयोग आ जाए, सबसे जब यहाँ पर अगर अनुपयोग पहले भी दिया होता तब भी आप काट दीजिएगा। अगर ज्ञान आ जाए और ज्ञान दिख जाए आपका, तो वो ऑप्शन को आपको ऐसे गोला कर देना है कि हमें इसी ऑप्शन में देखना है। ठीक, तो ज्ञान यहाँ भी है, ज्ञान यहाँ भी है डी ऑप्शन में, लेकिन देखना यहाँ है कि देखो सबसे पहले अगर आपके अंदर ज्ञान आता है तो आप उसको प्रयोग नहीं कर लेते हो, आप उसका बोध करते हो, बोध करने के बाद उसको प्रयोग करते हो। ठीक, अगर आपके पास मोबाइल आती है तो आप उस मोबाइल को देखते हो, उसके बाद देखते हो तो आप सोचते हो कि आपको संतुष्टि मिलती है कि हाँ अच्छी मोबाइल है ना, बोध होता है आपको। उसके बाद उसमें क्या चलाते हो, व्हाट्सअप, गूगल, फेसबुक, इंस्टा, ये सब चलाते हो, उसका प्रयोग करते हो। ठीक है, उसके बाद उसमें विश्लेषण करते हो, फिर छानबीन करते हो, संश्लेषण करते हो कि क्या चीज़ें कहाँ है इसमें और क्या चीज़ें इसमें, सर्च के लास्ट में मूल्यांकन करते हो कि ये हमारे लिए कितना अच्छा है। तो ये होता है आपका। ठीक है, जब भी पूछा जाए संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम, तो ज्ञान सबसे पहले जो हो उसी को लगाना। ठीक, और लास्ट में जो मूल्यांकन है, पहला और लास्ट वाला आप देख लीजिएगा, उसके बाद बीच में वाला देख लीजिएगा थोड़ा सा। प्रश्न नंबर 5 है, विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। जो हमारा विकास होता है, ठीक है, जन्म से पूर्व जो हमारा विकास होता है वो कैसे आगे बढ़ता है, तो पहले क्या होता है, सिर से पैर की ओर बढ़ता है। क्या, बिल्कुल सही। जब ऐसी प्रश्न आए तो सिर से पैर की ओर, पहले बच्चा सिर से चलना सीखता है, धीरे धीरे पैर से। ठीक, प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। कभी कभी प्रथम पूछा जाता है, ठीक है, और कभी कभी क्या पूछा जाता है, द्वितीय। ठीक, तो जब प्रथम पूछा जाता है तो क्या होता है, आपका परिवार होता है ना, जो चीज़ होता है सबसे पहले आप परिवार से सीखते हो, हैं सीखते हो कि नहीं सीखते हो। जब द्वितीय पूछा जाता है, तो क्या लगाते हो आप, तब आप लगाते हो क्या, विद्यालय और मीडिया। ठीक, आपको जो परिवार होता है वो प्रथम सामाजिकरण का कारक है, लेकिन जो आपका विद्यालय होता है, पहले आप अपने घर से सीखते हो, अपने परिवार से, आस पड़ोस से सीखते हो। उसके बाद जब प्रथम पूछा जाए तो आप परिवार एवं पास पड़ोस लगाओगे, जब द्वितीय पूछा जाए तो क्या लगाओगे, विद्यालय एवं मीडिया। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न नंबर 7 है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध हैं। क्वेश्चन पॉजिटिव भाषा विकास से कौन संबंधित है भाई, चौमस्की को लॉक करिए। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल का मतलब जिसमें मसल्स का कम प्रयोग हो, आप एक शब्द में कह सकते हैं जिसमें बिल्कुल भी ताकत ही ना लगो। ठीक है, जिसमें ताकत ही ना लगे। अब इसमें बताइए सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा है। अगर आप कहीं पे चढ़ते हो, सीढ़ियाँ चढ़ते हो, तो उसमें क्या लगता है भाई, ताकत लगती है कि नहीं लगती है, बताइए। तो ताकत लगती है। फुदकते हो, इधर उधर कूदते फुदकते हो तो क्या लगती है, ताकत लगती है, थोड़ा बहुत तो ताकत लगती है भाई। और यहाँ पर सूक्ष्म का मतलब जिसमें बिल्कुल भी ताकत ना हो। दौड़ते हो, उसमें क्या लगती है, ताकत लगती है, हाफ जाते हो, है ना। तो हमें लगता है कि लिखना, बैठ के कहीं लिखते रहो, इसमें कोई ताकत नहीं लगती। तो यही है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण। प्रश्न नंबर 9 है कि पठन वैकल्प बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। पठन वैकल्प, ये प्रश्न सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है और कन्फ्यूज कहाँ से होते हैं, जो पूछ लिया जाता है पठन वैकल्प, कि पठन वैकल्प का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखिए, पठन वैकल्प बच्चों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है। तो जो पढ़ने में अच्छा होते हैं, जो लिखने पढ़ने से जो रिलेट करते हो, जैसे आपने पढ़ा है अधिगम विकार, पढ़ा है ना, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, कि पढ़ने में अच्छा में, लिखने में अच्छा में, तो जो लिखने पढ़ने से संबंध रखते हैं वही आपके पठन वैकल्प होते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा विकल्प लॉक करेंगे भाई, ज़्यादा हम पढ़ेंगे ही नहीं, ये ऑप्शन को लॉक कर देंगे, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। ठीक, हम ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, हमें पता लगे पठन वैकल्प, बस लगा दिए। प्रश्न नंबर 10 है कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकता को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। यानी कि बच्चा कैसा, प्रतिभाशाली भी है और सृजनात्मक है, सृजनशील बच्चा है, और उनकी आवश्यकता को किस प्रकार से
संबोधित किया जा सकता है। बच्चा क्या है भाई, 140 से ऊपर है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, 140 से ऊपर है। बच्चा प्रतिभाशाली है, बच्चा चीज़ों को जल्दी कैच करता है, सृजनशील बच्चा है, और उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको कैसे संबोधित करें, तो प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराएं। निर्देश शब्द कैसा है, तो निगेटिव है, हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव। रटने पर आधारित परीक्षा देकर, ये रटना शब्द क्या है, ये भी निगेटिव। अगर आप हमारी टैग वर्ड की वीडियो देखे होंगे तो आप ज़रूर यहाँ से, ज़्यादा तो नहीं, हो सकता है कि कुछ बच्चे होंगे जो 30 में 30 ले आएंगे, कुछ बच्चे होंगे कि जो 30 में 29 तो कहीं नहीं गया है, 28 29 तो कहीं नहीं गया। प्रश्न ऐसे ही हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, जो आपके सीटेट लेवल के पूछे जाते हैं ऐसे ही हैं। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, फिर वह प्रश्न देकर जिसमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हो। भाई चिंतन उंतन, मैंने कहा कि बच्चे के ऊपर कोई भी बोझ नहीं लादना, तो चिंतन शब्द कहाँ से आ गया, तो ये भी आपका निगेटिव है। पॉजिटिव क्या है भाई, तो उनको, जब बच्चा प्रतिभाशाली है तो उनको चुनौतीपूर्ण कार्य दीजिए और उनकी जो नीरसता है उनको दूर करने के लिए क्रियाकलाप करवाइए। ठीक। प्रश्न नंबर 11 है कि समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। समावेशी शिक्षा जो होती है उसके पीछे की जो अंतर्निहित विचार है क्या है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए भाई। वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिए, बहुत ही मेहनत से ही वीडियो को मैंने बनाया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आपके जो फैमिली के लोग, कुछ लोग होंगे जो फ्रेंड्स होंगे, और उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिले। तो प्रश्न नंबर 11 है कि समावेशी शिक्षा के पीछे की जो विचार है, अंतर्निहित विचार है, वो क्या है। तो ये है भाई कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। RTE क्या कहता है भाई, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कहता है कि सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में समान शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा के जो पीछे की का अंतर्निहित विचार है उसके हिसाब से सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। बिल्कुल सही है। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना, ये तो गलत है। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है और कोई बच्चा तेज़ है तो ऐसा नहीं है। बच्चों के साथ पृथक नहीं करना है कि आप उस लाइन में बैठो, आप उस लाइन में बैठे, यानी कि कमज़ोर बच्चे पीछे बैठेंगे और जो पढ़ने में तेज़ बच्चे वो आगे बैठा है। तो बच्चों के साथ कुछ भी भेदभाव नहीं करना है। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं को पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, बिल्कुल नामांकित नहीं करना कि बच्चे क्षमता वाले अलग होंगे, जिनके पास क्षमता नहीं है पढ़ने लिखने के वो अलग होंगे, उनको नामांकित नहीं करना है। ठीक है, हमने पहले भी बताया कि ग्रेड लेवल की शिक्षा आपको नहीं देनी है। जहाँ नामांकित की बात करी जाती है वहाँ पर आपको नेगेटिव ही लगाना है। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। देखते हो यहाँ पर फिर अक्षमताएँ आ गई। ठीक है, कि अलग अलग, इसका मतलब है कि जो अलग अलग क्षमता वाले बच्चे हैं, जिसकी क्षमता थोड़ा सा बुद्धि लेवल ठीक है, उनको आप अलग कर दीजिए। जिनका सामान, यानी कि सामान बच्चों को अलग कर दीजिए, विशिष्ट बच्चों को अलग कर दीजिए। अलग की बात जब किया जाता है तो उनको आप काट दीजिए, यानी कि निगेटिव है। तो आपका पॉजिटिव क्या है भाई, तो पॉजिटिव यही है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ ही होता है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का क्या है, अधिकार है। बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 12 है कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना। अगर बच्चा विद्यालय में असफल होता है, किसमें, परीक्षा में, तो क्या करना चाहिए। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना। ये निकाल देना क्या है भाई, निकाल देना क्या है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना, विद्यालय से बच्चों को निकालना नहीं है, आपको कारण जानना है भाई। तो बी ऑप्शन है कि सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों की अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन है कि प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं है। ये भी आपका क्या है, निगेटिव ही है ना। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पॉजिटिव। तो यहाँ पर है निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में क्या है, असमर्थ नहीं है। यानी कि बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं। अगर आपको सीटेट में नंबर लेना है तो बच्चों की कमियों पे मत जाइए, बच्चों की कमियों पे मत जाइए। बच्चों को दंड नहीं देना है, बच्चों के ऊपर बोझ नहीं लादना है। आपको एक शिक्षक बन के
परीक्षा हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो यहाँ पर देखिए अगर बच्चा परीक्षा में असफल होता है, विद्यालय में असफल होता है, तो इसका मतलब ये है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में सामर्थ्य नहीं है। यानी कि बच्चे के लिए वो आवश्यकता नहीं है जिससे वो सीख सके। टीचर इतने अच्छे नहीं है जो रुचि के द्वारा पढ़ा सकें। ठीक है, तो ए ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादी का कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। यानी कि एक कक्षा में अगर लिंग जेंडर भूमिका को कम करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए कि जिससे जो जेंडर रूढ़िवादिता है वो कम हो जाए। यानी कि मेल फीमेल में जो तुलना की जाती है वो कम हो जाए। ठीक, तो एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना है। यानी कि ऐसे बच्चों को लाना यानी कि हमें लड़के ही चाहिए विद्यालय में, विद्यालय लड़कों के लिए, ये लड़कियों के लिए नहीं है, या फिर प्रतियोगिताएं में लड़कों को शामिल किया जाए, लड़कियों को शामिल नहीं किया, भाषण के लिए लड़कों को बुलाया जाए, संगीत के लिए लड़की को बुलाया जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हमें जेंडर रूढ़िवादिता कम करना है तो क्या करना है, लड़की और लड़कों दोनों को एक समान अधिकार देना है। तो क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा। देखो उपेक्षा शब्द क्या होता है आपका, निगेटिव होता है, एक अपेक्षा होता है, दूसरा उपेक्षा होता है। ठीक है, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल बनाते, बिल्कुल नहीं। समाज में क्या है, बहुत सारी लिंग भूमिकाएं, समाज में अभी भी लिंग भूमिकाएं हैं भाई, मेल फीमेल में अंतर किया जाता है। तो इसलिए जो है कौन सा विकल्प लॉक होगा, तो बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाए, कि लड़कों और लड़कियों दोनों को वरीयता दीजिए, दोनों को एक समान अवसर दीजिए। ठीक, प्रश्न नंबर 14 है कि बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें जिसमें बालक को केंद्र मानकर आप शिक्षा देते हैं। तो बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड देने का प्रयोग करे। पहली बात तो निर्देशित शब्द क्या है, ये आपका निगेटिव है, और पुरस्कार देना है और दंड देना है क्या है आपका निगेटिव है, आपका निगेटिव हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या पॉजिटिव, आंसर क्या निगेटिव होगा। तो वे अध्यापक लचीले और प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। वर्गीकृत क्या है भाई, वर्गीकृत का मतलब होता है अलगाव। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लॉक हो जाएगा, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। व्यक्तिगत में सभी में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। ठीक है, सभी की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, भिन्न होती है। ठीक, प्रश्न नंबर 15 कि बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय क्या है। अभी हमने बताया कि बच्चों के सामाजिकरण में आपका परिवार क्या है, तो प्रथम भूमिका है। अगर बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय पूछा जाता है तो विद्यालय का है भाई आपका द्वितीय कारक है ना, कि है कि नहीं है, तो द्वितीय कारक है। प्रश्न नंबर 16 कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो कितनी अवस्थाएं हैं भाई, 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी, संवेदीगामक अवस्था, जिसको क्या कहा जाता है, इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। तो कितनी अवस्थाएं हो गई, तो 4 अवस्थाएं हो गई। लॉक करिए आप ये ऑप्शन को कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन क्या, पॉजिटिव आंसर क्या
निगेटिव, सॉरी क्वेश्चन क्या, निगेटिव, आंसर क्या लगाएंगे आप, निगेटिव लगाएंगे। ठीक, कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है भाई, उसका 90% विकास हो गया होता है। कब, शैशवावस्था में, यानी कि शारीरिक विकास में तीव्रता होती है उसके, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होती है उसकी। शैशवावस्था की आयु क्या होती है, 0 से 5 वर्ष। ठीक है, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ठीक है, तो इसलिए जब बात की जा रही है कि शैशवावस्था की विशेषता, की शैशवावस्था की क्या विशेषता है, तो शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भरता होगी। अगर बच्चे को दूध चाहिए तो बच्चा खुद जाके नहीं लेगा, बच्चा रोएगा। तो दूसरों पर निर्भरता होती है, तो क्या नहीं होता है, नैतिकता का होना, बच्चों में नैतिक भावना नहीं होती है। ठीक, प्रश्न नंबर 18 कि बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चों के चिंतन के विषय में, अगर बच्चा चिंतन करता है तो उसके विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको निगेटिव आंसर यहाँ पर लगाना है। तो सभी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइप करने में, तो बच्चे होगा। ठीक है भाई, समझ लेना आप लोग, बच्चे रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। तो बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रिय पूर्वक सोचते हैं और उसमें छानबीन की लालसा होती है, बिल्कुल होती है। बच्चे क्या होते हैं, बहुत सृजनशील होते हैं, बच्चों में सोचते समझते और क्या कहते हैं कि अपने आसपास की जो घटनाएं होती है उसके बारे में सक्रिय पूर्व से सोचते हैं। बच्चे अपने आसपास की वस्तु को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं सिद्धांतों की रचना करते हैं, ये भी सही है भाई। बच्चों प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो ये जो ऑप्शन डी है आपका, यही क्या है, निगेटिव है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चों के चिंतन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यही कथन सही नहीं है कि बच्चे जो है प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते हैं। बच्चे तो कुछ भी सोच सकते हैं। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। अभी बच्चों के साथ कहीं चले जाइए तो जो कुछ देखेंगे, ये क्या है, कहाँ से आया है, कैसे होता है, इतना जिज्ञासु होते हैं बच्चे, तो कुछ भी सोच सकते हैं। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। यही ऑप्शन आपका निगेटिव है और बाकी 3 ऑप्शन पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 19 एक निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। ऐसा कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों के अधिगम, विद्यार्थियों के सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो ये कार्य करना जो कि बहुत सरल हो। मैंने कहा सरल कठिन कुछ नहीं होता, सरल दिख जाए काट दीजिए। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध करना, ये अवसर शब्द क्या है भाई, अवसर शब्द तो पॉजिटिव है, लेकिन क्या आप विद्यार्थियों को हमेशा कहीं ना कहीं प्रतियोगिताओं के लिए अवसर ही उपलब्ध कराओगे। अवसर तो मिल रहा है, लेकिन आपको ये देखना है कि अवसर पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, निगेटिव ही है। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, इससे ज़्यादा हमें लगता है पॉजिटिव कुछ नहीं है। सीखने से ज़्यादा कारपुट बल देना, बल क्या है आपका, निगेटिव है। तो हमें लगता है कि इससे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी बच्चे में अधिगम के लिए चाहते हैं कि वो विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरित हों, तो उनको आप पाठ उपलब्ध कराना, और विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों तब। प्रश्न नंबर 20 एक अधिगम भाई, एक अधिगम डॉट डॉट एक डॉट डॉट प्रक्रिया है। ठीक है, ऐसे होगा। अधिगम एक डॉट डॉट और डॉट डॉट प्रक्रिया है। आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। तो देखिए अधिगम क्या है, सबसे पहले तो आप जो है ये नहीं होता रैखिक, इसको आप काट दीजिए, निष्क्रिय को काट दीजिए। अधिगम कभी निष्क्रिय नहीं होता है। तो आपको सी और ए में देखना है। तो अधिगम क्या होती है, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया होती है। अधिगम क्या होती है, जटिल प्रक्रिया होती है। अधिगम एक जटिल और क्या है, सक्रिय प्रक्रिया है। आपको अधिगम में ज्ञान भी सीखना होता है, दृष्टिकोण भी होता है, कौशल भी सीखना होता है। तो अधिगम
जीवन से, जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक चलता है, तो अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया होती है। बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है सक्रिय तरीके से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह क्या है। अगर कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक, अगर साइकिल चला रहा है तो उसमें क्या पैडल को मारना होता है। अगर वो स्कूटर सीख जाता है तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा किक मारता है। तो साइकिल जब चला रहा है तो उन्होंने पहले सीखा होगा तो बहुत दिमाग लगाया, उसके बाद जब स्कूटर चला लगा तो उसके लिए थोड़ा सा आसान हो गया, थोड़ा सा ही दिमाग लगाया होगा। कोई चीज़ अभी आप सीखे ना रहो तो आपको बहुत कठिन लगता है, जब सीख लो उसके बाद आप स्कूटर सीख लो, फिर मोटरसाइकिल मतलब मोटरसाइकिल, स्कूटर, कुछ भी आप 4 व्हीलर भी सीख लो तो आपके लिए थोड़ा सा आसान लग जाता है। तो जब साइकिल चलाने वाला बच्चा जब स्कूटर सीख लेता है तो क्या होता है, उसका धनात्मक स्थानांतरण होता है, उसका धनात्मक स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डी विकल्प लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। वाटसन क्या है आपके, व्यवहारवादी हैं, बताइए व्यवहारवादी हैं, जी हाँ बिल्कुल। जीन पियाजे और ब्रूनर क्या हैं आपके, संज्ञानवादी हैं। कोहलर कोफा क्या है, गेस्टाल्टवादी हैं। हमें चाहिए क्या भाई, हमें चाहिए क्या, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, हमें चाहिए संज्ञानवादी जनक, तो इसलिए जीन पियाजे और ब्रूनर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा अर्जन, बच्चा भाषा अर्जन कर रहा है तो उसके लिए कौन सा कथन उचित नहीं है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, बिल्कुल। भाषा अर्जन केवल नियम क्या होते हैं आपके, नियम आपके परिभाषा की तरफ चलते हैं, और परिभाषा क्या होता है आपका रटने पर बल देता है, ये ऑप्शन आपको कट हो जाएगा भाई। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। तो आपको देखा क्या जा रहा है, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए जो है निगेटिव, और आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका निगेटिव है। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। बिना विद्यालय गए भी लोग बच्चे भाषा सीखते हैं। अगर बच्चे कोरे स्लेट नहीं होते हैं, अगर बच्चा जो है विद्यालय जाता है कुछ ना कुछ वो अपनी मातृभाषा में लेके जाता है, उसको कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, तो इसलिए जो है यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है कि तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है। जो तत्परता का नियम होता है वो अधिगम का किस प्रकार का नियम होता है। थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत में 2 नियम दिए, एक मुख्य नियम, दूसरा क्या, गौड़ नियम। तो मुख्य नियम में इन्होंने क्या कौन सा नियम दिया था, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, और बताइए तीसरा कौन सा नियम है भाई, अभ्यास का नियम। तो इसलिए जो तत्परता का नियम होता है अधिगम के मुख्य नियम में आ जाता है, क्लियर। मुख्य नियम में इन्होंने 3 नियम दिए, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ठीक। और गौड़ नियम में इन्होंने 5 नियम दिए, ठीक। प्रश्न नंबर 25 के संवेग की उत्पत्ति कहाँ से होती है। आदर्शों से होती है क्या, मूल प्रवृत्तियों, बी ऑप्शन को लॉक करिए कि संवेग की जो उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से होती है। मूल प्रवृत्तियाँ कितनी हैं, 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं। किसने दिया भाई, तो विलियम मैकडोगल के द्वारा 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी गई हैं। प्रश्न नंबर 26 एक निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तो कोफा द्वारा क्या, वर्दाइमर द्वारा क्या, कोहलर द्वारा क्या, ये सभी क्या है, ये सभी है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, कोफा, वर्दाइमर और कोहलर। इन्होंने किस पे प्रयोग किया, चिंपैंजियों पे, तो इसलिए उपयुक्त सभी के द्वारा डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा कि कोफा के द्वारा भी हुआ है, वर्दाइमर के द्वारा हुआ है, कोहलर के द्वारा हुआ है, इन सभी के द्वारा चिंपैंजियों पे प्रयोग किया है गेस्टाल्टवादी। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, तो तीनों ने दिया है। प्रश्न नंबर 27 के एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, क्या, कक्षा में समन्वयी होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, यही सबसे अच्छा है। प्रश्न नंबर 27 से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया। अगर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, खेल के मैदान में, विद्यालयों में, कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह घर में। तो ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा, खेल के मैदान में। बच्चों को खेल के द्वारा शिक्षा आप दीजिए तो उनका जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास है वो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रश्न नंबर 29 के पाठन के अंत में, यानी कि पढ़ने और पढ़ाने के बाद में जो लास्ट में अभ्यास एवं गतिविधियाँ हों तो कैसी हों। बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ
से संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, सरल भाषा में हो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। पढ़ने और पढ़ाने के बाद में ऐसी अभ्यास और गतिविधियाँ हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर दें। प्रश्न नंबर 30 है कि बच्चे की भाषा विकास को समृद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा कारण उपयुक्त है। बच्चे की भाषा विकास, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का भाषा विकास हो तो उसके लिए आपको कैसा समृद्ध वातावरण बनाना चाहिए, तो पुस्तकों की सहायता से बच्चों को कंठस्थ करवाना, रटवाना ही तो नहीं है, समझ ना आने पर बच्चों को दंडित करना, उनके अभिभावकों को कार्य सौंपाना। अभिभावक कहाँ से आ गए भाई, बच्चों को भरपूर अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। तो बच्चों के भाषा विकास को समृद्ध बनाने के लिए आप बच्चों को भरपूर अवसर उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी भाई, सुपर 30 क्वेश्चन थे यहाँ पर, आप यहाँ से कितने स्कोर किए कमेंट में ज़रूर बताना। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो से जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लास से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।